मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आज फिर आपके सामने एक विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इससे पहले हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को अलग से पढ़ लिया है कि उसका मानव भूगोल में क्या योगदान है और कार्ल रिटर का मानव भूगोल में क्या योगदान है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव स्टडी भी उतनी ही आवश्यक है हम सबके लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन खासा आवश्यक है। तो आज हमारा जो विषय है वो यही है कि मानव भूगोल में जो हम्बोल्ट और रिटर का योगदान है उसकी हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें, ताकि उससे हम हम्बोल्ट और रिटर को और उनके योगदान को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अगली स्लाइड में अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक साइड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और उसकी जो भी विशेषताएं या विचारधाराएं या जो भी उसके मत सिद्धांत थे उनको लिखा है, और दूसरी साइड हमने कार्ल रिटर के बारे में बात की है कि कार्ल रिटर के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या सोच है, क्या समझ है, क्या उसके योगदान हैं, किस विचारधारा का वो समर्थक है, आदि बहुत सारी चीज़ें हमने दोनों को एक ही स्लाइड पर लिया है ताकि आप दोनों को आराम से कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, महान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक महान अन्वेषक और यात्री था। ठीक है, इस बात को समझिएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक महान अन्वेषक था, यात्री था, है ना। जबकि आप यहाँ इसके सामने आप देखेंगे रिटर के बारे में, तो रिटर क्या था, एक आराम कुर्सी भूगोलविद था। क्या आप दोनों को समझ रहे हैं? यानी कि हम्बोल्ट वो व्यक्ति था जो जगह जगह घूमता था, यात्राएं करता था और अपने अनुभव के आधार पर जो अनुभव वो प्राप्त करता था अपने ज्ञानेंद्रियों से, उसी को अपनी पुस्तक में, अपने भूगोल में वर्णन करता था। मीन्स ही वॉज द रियल एडवेंचरर, रियल टूरिस्ट और रियल रिसर्चर। बट Carl Ritter, in the opposite of Humboldt, it is an armchair geographer. कार्ल रिटर हम्बोल्ट की तुलना में एक आराम कुर्सी भूगोलविद था, यानी उसने कोई यात्रा नहीं की, उसने कोई कहीं भी जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई चीज़ों को अनुभव नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो पूरा काम है वो एक टेबल और कुर्सी पे बैठ के पूरा हुआ है। यानी कि कार्ल रिटर ने अपना संपूर्ण कार्य कमरे के अंदर बैठ के किया है। यद्यपि वो एक बहुत बड़ा भूगोलविद था, एक महान भूगोलविद रहा है, लेकिन ये यहाँ उसके लिए एक लाइन है जो हमेशा उसका पीछा करती है कि कार्ल रिटर एक आराम कुर्सी भूगोलविद था, आर्म्ड चेयर जोग्राफर, यानी कि वो अपनी कुर्सी से उठ कर के कहीं भी नहीं गया। जबकि एक भूगोलविद होने के नाते व्यक्ति को बाहर तो निकलना ही चाहिए, रियल एक्सपीरियंस के लिए, रियल ऑब्जर्वेशंस के लिए। दूसरा है क्रमबद्ध भूगोल का समर्थक। कार्ल रिटर जो था वो क्रमबद्ध भूगोल का समर्थक था। तो कार्ल रिटर क्रमबद्ध भूगोल का समर्थक था। क्रमबद्ध भूगोल और सॉरी मैं
बीच में पेन का इस्तेमाल बंद करने के चक्कर में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट और रिटर। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल का समर्थक था और कार्ल रिटर प्रादेशिक भूगोल का समर्थक था। क्रमबद्ध भूगोल जिसे हम सामान्य भूगोल भी कह सकते हैं, प्रादेशिक भूगोल जिसे हम विशिष्ट भूगोल भी कह सकते हैं, चीज़ें सब एक जैसी है। मैं इन्हें कुछ एग्जाम्पल दे करके और इलैबोरेट करता हूँ। यद्यपि इन सब पे मैंने हम्बोल्ट और रिटर के वर्णन में अलग से बात की है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें अलग से स्पष्ट करता हूँ। क्रमबद्ध भूगोल से तात्पर्य किसी विषय पर बात की जाती है, एक संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मान करके किसी विषय का अध्ययन, किसी बिंदु का, किसी चीज़ का अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल है। जैसे मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि भारत में कितने सूर्य ग्रहण दिखे इस साल। मैं बात करता हूं कि सूर्य ग्रहण का संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसके लाभ और हानि है, ये सब चीज़ें। मैं बात करूं कि अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये प्रादेशिक भूगोल है, क्योंकि यहाँ मैं अटलांटिक महासागर की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अटलांटिक ओशन, नॉट द ऑल ओवर वाटर ऑन द अर्थ। मैं संपूर्ण पृथ्वी पर जल की बात करूं तो ये क्रमबद्ध भूगोल है, लेकिन यदि मैं केवल अटलांटिक महासागर की बात कर रहा हूँ तो ये प्रादेशिक भूगोल है। यहाँ आप मुझे इस तरह से समझेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है तो वो प्रादेशिक भूगोल या विशिष्ट भूगोल है, और यदि संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मान करके अध्ययन किया जा रहा है तो वह क्रमबद्ध भूगोल या सामान्य भूगोल है। और इसी क्रमबद्ध भूगोल पर आधारित हम्बोल्ट की पुस्तक थी कॉस्मॉस, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या की गई थी। जबकि रिटर ने अपनी पुस्तक लिखी है अर्धकुंडे, जिसका सीधा फोकस अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से था। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के प्रादेशिक वर्णन पर यह पूरी बेस्ड थी, इसमें संपूर्ण विश्व का वर्णन नहीं था। इसके बाद बात करते हैं कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट वो व्यक्ति था जिसने प्रकृति को केंद्र में रखकर मानव का अध्ययन किया, यानी कि उसने सेंटर में अर्थ को रखा, प्रकृति को रखा और फिर मानव का अध्ययन किया, यानी उसने प्रकृति की सत्ता पर अधिक बल दिया। अब रिटर क्योंकि आराम कुर्सी भूगोलविद्ता था, ये कहीं भी इसने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किए, प्रकृति के बारे में इसने जानकारियाँ प्राप्त नहीं की, वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं किए, इसलिए इसका पूरा जो अध्ययन था वो मानव को केंद्र में रखकर प्रकृति का इसने अध्ययन किया। यही कारण है कि जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता था, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था और निगमनात्मक विधि तंत्र की बात करता था। निगमनात्मक विधि तंत्र क्या है, मैं इसे थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ, क्योंकि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट एक यात्री था। आप इसे समझिएगा, वो एक यात्री था। वो जगह जगह गया और जगह जगह का, सपोज उसने जगह जगह का टेम्परेचर देखा, जगह जगह का वायुदाब देखा, जगह जगह की वर्षा की स्थितियाँ देखी, हवाओं की स्थितियाँ, हवाओं की दिशाएं, हवाओं की गति देखी, और उसके आधार पर यदि फिर उसने तापमान के बारे में यदि कुछ सामान्य नियम दिए और समताप रेखाओं को बनाया या कोई और काम किया, तो ये निगमनात्मक विधि तंत्र है। यानी कि आप बहुत सारे उदाहरणों को देखकर उनसे कोई एक निष्कर्ष निकाल करके एक सामान्य नियम की व्याख्या करते हैं, यह निगमनात्मक विधि तंत्र है। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले फील्ड में जाए और फिर उस फील्ड में जा कर के विभिन्न जगहों का अनुभव ले, एक्सपीरियंस ले, ऑब्जर्वेशंस करे जगह जगह, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर वो एक सामान्य निष्कर्ष ज्ञात करे और वो सामान्य निष्कर्ष फिर सभी पर लागू हो। इसीलिए इसे सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। लेकिन कार्ल रिटर, क्योंकि कार्ल रिटर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक आराम कुर्सी भूगोलविद्ता था, ये कहीं गया ही नहीं। तो इसने क्या किया, फिर ये किसने, फिर भूगोल को बनाया कैसे इसने औरों के लिटरेचर पढ़े,
उनके नियम पढ़े और उनके नियम पढ़ करके फिर इसने उनकी व्याख्या की। आगमनात्मक विधि तंत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि इसने एक नियम पढ़ा, क्या कि सपोज इसने एक नियम पढ़ा कि वर्षा एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में आती है। इसने नियम पढ़ा। हम्बोल्ट ने तो क्या किया, एशिया महाद्वीप के 50 जगह खुद घूमा और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि सर्दियों में उसे पानी गिरता हुआ कम दिखा बारिश का, और गर्मियों में ज़्यादा दिखा। इसलिए वो ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि एशिया महाद्वीप में बारिश ग्रीष्म ऋतु में होती है। लेकिन कार्ल रिटर ने क्या किया, पहले एक लाइन पढ़ी, एशिया महाद्वीप में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब क्योंकि नकल इसने कर ली, अब उसकी इसने व्याख्या की। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में भी ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, चीन में भी ऐसा होता है, इंडोनेशिया में भी ऐसा होता है, जो भी एग्जाम्पल से ईरान इराक सब में ऐसा होता है। तो इसने एक व्यक्ति है जिसने नियम बनाया विभिन्न उदाहरणों ऑब्जर्वेशंस की सहायता से, और एक व्यक्ति ऐसी जिसने नियम नहीं बनाया है, केवल उसके विभिन्न उदाहरणों द्वारा उस नियम की व्याख्या की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? दोनों में ये बड़ा अंतर है कि एक व्यक्ति ने विभिन्न उदाहरण और विभिन्न अन्वेषणों के द्वारा एक सामान्य नियम बनाया, और एक व्यक्ति ऐसा है कार्ल रिटर जिसने नियम पहले पढ़ा है और उसकी फिर अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से व्याख्या मात्र की है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन हम्बोल्ट एंड रिटर। और इस तरीके से हम्बोल्ट और रिटर में बहुत बड़ा अंतर था। तो अभी आपने ये सारे के सारे जो अंतर हैं इनके वो देखे। अब मैं बात करता हूँ, हम्बोल्ट और रिटर में अंतर है, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में समानताएं नहीं हैं, कुछ तो समानताएं भी थी, और वे समानताएं क्या थी अब उन पर बात करते हैं। हम्बोल्ट और रिटर दोनों ही नियतिवादी थे, दोनों ही नियतिवादी थे। डैट मीन्स दोनों ही प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानते थे, दोनों ही पुराने ज़माने के आदमी थे, दोनों प्रकृति में विश्वास करते थे, प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे, और मनुष्य को प्रकृति की एक उपज मात्र मानते थे, एक कठपुतली मात्र मानते थे। यद्यपि इनके दृष्टिकोण में यह फर्क था कि एक मानव को केंद्र में रखकर प्रकृति का अध्ययन करता है और एक प्रकृति को केंद्र में रखकर मानव का अध्ययन करता है। लेकिन फिर भी ये दोनों नियतिवादी थे, प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे, दोनों ने ही अनुभविक विधि तंत्र का प्रयोग किया है। अनुभविक विधि तंत्र का प्रयोग इस अर्थ में क्योंकि एक ने तो अलग अलग जगह जाकर के अनुभव लिया और फिर उससे नियमों की व्याख्या की, और एक ने नियम पहले पढ़ा और फिर अपने अनुभवों के आधार पर उसको विभिन्न उदाहरणों से सिद्ध किया। तो दोनों ही अनुभविक विधि का प्रयोग करते थे, और दोनों इत्तेफाक ये भी एक था कि दोनों की मृत्यु 1859 में हुई एक साथ। तो मेरे ख्याल में आज हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर में अंतर और समानता दोनों को बहुत अच्छे से समझा है, और आप इसे एक बार और अच्छे से, मैं साथ में PDF भी भेज रहा हूँ, आप इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।